सेकेंड चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है, इसमें हम देखेंगे कि जो एटम है, ये एटम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एटम के करस्पॉन्डिंग एटॉमिक थियरी ये दी गई थी, और कि किसके द्वारा दी गई थी? 1808 में डाल्टन के द्वारा दी गई थी। आपने पढ़ा था ना डाल्टन से एटॉमिक थियरी। क्लियर? यस सर। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये आता है कि वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि 1808 से करीब करीब 1908 या 10 के आसपास तक, या फिर 19th सेंचुरी तक ये कह लो कि दिस थियरी वाज अनकंट्राडिक्टेड। इसका कोई कंट्राडिक्टरी पॉइंट नहीं था। इसके लिए हमने आपको ये बताया था कि जो डाल्टन थे वो उस टाइम के बहुत बड़े फिलोसफर थे। ठीक है, और इन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। तो 100 सालों तक ये थियरी को किसी ने कोई कंट्राडिक्ट नहीं किया। फिर उसके बाद करीब करीब 19th सेंचुरी में 1911 1913 में कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आगे आए। जैसे आप पढ़ोगे रदरफोर्ड, ठीक है, आगे चैडविक, ठीक है, उसके बाद जे थॉमसन, गोल्डस्टीन। तो ये सारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया कि बहुत सारे जो पार्टिकल है, दीज आर दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। और इन पार्टिकल को इन्होंने कहा कि बेसिकली कुछ पार्टिकल जिसमें से चार्ज हैं और कुछ अनचार्ज हैं। क्या है? कुछ तो चार्ज है, कुछ अनचार्ज। ठीक है, इसमें से आप पढ़ते हो कि दीज पार्टिकल आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी और सारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है मेसान, एक होता है पॉजिट्रॉन। तो ये सब कुछ ये नहीं पढ़ना है हमें, हमें बस ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, दीज 3 फंडामेंटल पार्टिकल। यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एंशिएंट से। In early Indian and Greek philosopher 400 BC, who were the view that atom are the fundamental building block of matter। अब देखो यहाँ पे लिख दिया ना कि इंडियन और ग्रीक, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट रिटन क्या होता है? फर्स्ट रिटन किसके द्वारा है? जो फर्स्ट रिटन देता है वही थियरी होती है। तो डाल्टन वाली ही थियरी बेस होगी हमारे लिए। ठीक है, अगेन ये जो एटम वर्ड है उसका मीनिंग होता है एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल, जिसको हम काट नहीं कर सकते, सॉरी काट नहीं सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, नॉन डिविजिबल। तो ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थियरी दी, और ये थियरी बहुत दिनों तक अनकंट्राडिक्टरी रही। इसका कोई ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा प्रूफ मिले जिससे थियरी कंट्राडिक्टरी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हैं पुरानी, जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि वहां भी हमने पढ़ लिया था। अब हमें इस लेक्चर में बेसिकली पढ़ना क्या है कि हमें जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के, जिसको कहा गया एटम के पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल। सब का मतलब होता है छोटा। जैसे आप कभी देखते हो इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बड़ी पद होती है, उसके नीचे आ जाता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो सब जहां पे वर्ड लगा देते हैं इसका मतलब उससे भी छोटा। आप समझे? तो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम से भी छोटे। तो दीज पार्टिकल आर मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जैसा कि मैं पहले से भी बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका
डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हम वन बाय वन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, वन बाय वन हम ये देखेंगे कि हाउ दे आर डिस्कवर्ड एंड व्हाट आर द साइंटिफिक एविडेंट। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अब आप जो भी पढ़ोगे, मतलब 1850 के बाद, मोस्टली 1850 के बाद कि जो भी थियरी पढ़ोगे उसके लिए आपको साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। क्या चाहिए? साइंटिफिक एविडेंस। सॉरी, ये क्या लिख रहा हूं मैं, एविडेंस। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके बाद मोस्टली जो साइंटिस्ट है उनकी कॉन्फ्रेंसेस थोड़ा ज्यादा होने लगेंगी। कॉन्फ्रेंसेस तो पहले भी हो रही थी, आपने देखा था जो वेटन मीजर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है? तो अब ये फ्रीक्वेंटली होने लगेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा बेहतर होने लगेगा, ठीक है? इसके बाद रेलवे का आप देखोगे हिस्ट्री में, तो जो रेलवे है उसके बाद रेलवे का भी प्रचलन आ जाता है, तो थोड़ा ट्रांसपोर्ट बेहतर होने की वजह से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, तो इसमें कई सारे पार्टिकल होंगे। क्यों? क्योंकि एटम को जो हम पहले कहे थे, ये हमने कहा था कि ये न्यूट्रल है। इसको क्या बोला था हमने? न्यूट्रल। आप सपोज करो कि इसके अगर कई पार्ट करोगे और उसमें से एक भी पार्टिकल अगर चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ओबियस है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है? बात समझ में आई? तो पहला हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो नींव थी, इस डिस्कवरी की नींव, ये नींव पड़ गई थी माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट से। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय माइकल फैराडे इन 1830। माइकल फैराडे ने क्या किया कि एक सॉल्यूशन लिया जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, और जैसे ही सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, जिस सॉल्यूशन को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोलाइट। तो उस सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन हुआ। अब माइकल फैराडे ने ये कहा कि अगर आप कहते हो कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है और एटम न्यूट्रल है, अभी मैं बताया एटम न्यूट्रल है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, ये करंट क्यों फ्लो किया? इसमें से फ्लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इस पे चार्ज नहीं है, अगर इस पे चार्ज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। आपको पता है कि करंट Q इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। हेलो बच्चों, आवाज जा रही है? तो माइकल फैराडे ने ये कहा, अब देखो कैसे नींव पड़ती है, यही देखो, माइकल फैराडे ने कहा कि अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा? इसका मतलब जो छोटा से छोटा पार्टिकल होगा उसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है? देखो इस पॉइंट को देखो, रिजल्ट इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोड है उस पर अगर कोई मैटर डिपोजिट हो रहा है, इसका मतलब है कि उस मैटर के थ्रू चार्ज पास हो रहा है, और चार्ज पास होने की वजह से उसमें कुछ रिएक्शन हो रही है, ठीक है? अब हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसमें कौन सा चार्ज पास हुआ तो कितना मैटर डिपोजिट हुआ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एक तरीके से साइंटिस्टों को सोचने पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इन्होंने कह दिया कि चार्ज है। जब इन्होंने कह दिया कि चार्ज है, इसका मतलब एटम से नीचे भी कुछ पॉसिबल है, क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल है तो ऐसा कुछ हो, या तो एटम ही चार्ज हो या फिर कुछ और पार्टिकल हो जिसपे चार्ज हो। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज लेड द फाउंडेशन टू रिसर्च द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? अब यहां से धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है in mid 1850s many scientists, mainly Faraday, began to study the electrical discharge in partially evacuated tubes। तो अब देखो फैराडे ने भी स्टार्ट किया और बहुत सारे साइंटिस्टों ने, अब जब से क्वेश्चन मार्क हो गया कि नहीं भाई कुछ तो है जिसके पास चार्ज है, तो सबने
मिलके इस नए टॉपिक पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है यह कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फैराडे ने देखो फाउंडेशन लेट किया, लेकिन फैराडे ने डिस्कवरी नहीं की इलेक्ट्रॉन की, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये फिगर 2.1 में दिया है, तो इसकी हम बात करेंगे, जैसे फिगर पे पहुंचेंगे ना वहां पे बात करेंगे। बेसिकली फिगर की मदद से मैं समझा दूं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है बस इसी का, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से फिगर की मदद से आपको समझा देता हूँ व्हाट इज द कैथोड रे ट्यूब। अच्छा, किसी ने पुरानी वाली टीवी देखी है? जो एक टीवी आती थी, Yes, इसमें sir. ऐसा Yes, स्क्रीन sir. होती थी और उसके पीछे इतना बड़ा सर हुड सा डब्बे निकला होता वाली। था, देखा है? यस सर। या सर फिर ये जब मैं छोटा था तब हमारे घर पे थी। हाँ, और एक कभी भी आता है कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर लगता है, कंप्यूटर का भी मॉनिटर तो सर जो किसी के, वो भी डब्बे वाला होता हाँ है। डब्बे वाला जो यस सर, ट्यूब वो आता भी था। पहले होता तो सर, ये बेसिकली हमारे पास बहुत पहले था जब मैं छोटा था। हाँ जी, ये दोनों जो है, ये दोनों, ये मॉनिटर और ये टीवी दोनों बेसिकली कैथोड रेज ट्यूब के बेसिस पे ही काम करते हैं। यस सर। ठीक है, देखो बात करते हैं कैसे। देखो इन्होंने क्या किया कि एक ग्लास की ट्यूब ली, एक ग्लास की ट्यूब ली, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है। इस ट्यूब में दो मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया, और इस ग्लास में एक जगह छेदा कर दिया, यहां छेद करके पंप लगा दिए। पंप लगाने के बाद इसमें की जितनी भी एयर थी ना, सारी एयर को बाहर खींच लिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब ये बताओ कि अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा तो हम इस एनोड को, जिसे हम निगेटिव टर्मिनल से बैटरी को जोड़ देते हैं, ये बैटरी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक सर है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। हाँ बोलो बच्चा। सर मेरे को एक बात पूछनी थी, अगर इसमें से सारी हवा बाहर खींच लेंगे तो ट्यूब फट नहीं जाएगी? नहीं फटेगी, वैक्यूम की वजह से प्रेशर होगा, ट्यूब इतनी थिकनेस की होगी कि उतना प्रेशर बियर कर सके। यस सर। ठीक है, अगर यस ऐसा सर। होता तो फिर वैक्यूम वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, यस सर। अब देखो दूसरा यहाँ पे है एनोड। एनोड को कौन सा टर्मिनल कह रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल कह रहे हैं। अब इसमें से जब हम सारी गैसेस को बाहर निकाल दिए, तो अब देखो गैसेस का कहने का मतलब क्या है? मेनली एयर। और एयर क्या है? एयर मिक्सचर होती है, जैसे N2 की मिक्सचर है, O2 की मिक्सचर है, ठीक है, CO2 की मिक्सचर है, और हीलियम भी होती है इसमें थोड़ी मात्रा में, अदर भी गैसेस होती है, आर्गन भी होती है। अब क्या करना है कि इसमें ट्रेसेस ऑफ गैसेस फिल करना है, थोड़े गैसेस, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कोई एक, जैसे अगर हम हाइड्रोजन रखना चाहें तो हाइड्रोजन, हीलियम रखना चाहें तो हीलियम, एक ही गैस रखेंगे। ठीक है, क्यों? इसका मतलब हम आपको आगे समझाएंगे जब डिस्कवरी हम प्रोटॉन करेंगे, जब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ाएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन में चल रहा है ना, तो एक गैस लेके चलो, ज्यादा बेहतर है। वैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में आप मिक्सचर ऑफ गैसेस भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक गैस रहेगी, तो जब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, पूरा सेटअप। अब इस पूरे सेटअप में अगर हम यहाँ पे की लगा दें, कुंजी लगा दें, जैसे ही की को ऑन करेंगे, जैसे आप की को ऑन करते हो आपका बल्ब जल जाता है, तो जैसे ही की को ऑन करेंगे इस पूरे सर्किट में सप्लाई होगी। अब यहां से यहां बताओ, ये जो प्लेस है यहाँ पे कोई तार है, कोई वायर है? यहां से यहां तक कोई वायर है? नहीं है। इसका मतलब ये सर्किट क्या? ब्रेक है। देखने पे तो यही लग रहा है ब्रेक है, यहां से यहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम हाई वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं, ये ध्यान देना, हाई वोल्टेज की बैटरी, बहुत ज्यादा वोल्ट की, ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तो जो हमने कहा कि इसमें ट्रेसेस ऑफ एयर, ट्रेसेस ऑफ जो एयर है या कोई गैस है, वो गैस क्या होती है? आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज आप 10th में पढ़े होगे, जैसे सोडियम आयोनाइज होता है, सोडियम, तो सोडियम आयोनाइज होकर सोडियम का कैटायन बनाता है, प्लस का एक इलेक्ट्रॉन देता है। अब हमें बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटा होने के साथ साथ बहुत ही लाइट वेट होता है। अब ये सोडियम तो बिग पार्टिकल होगा, सोडियम का एटॉमिक वेट 11 होता है ना, सॉरी एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास 23,
अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था। तो इसके कंपैरिजन में तो ये बहुत बड़ा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा या सोडियम, सॉरी सोडियम का कैटायन या इलेक्ट्रॉन? सर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और दूसरी चीज, मूव तो दोनों करेंगे ना, मूव दोनों करेंगे, ये स्लो करेगा ये फास्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? निगेटिव। तो एक निगेटिव चार्ज इस साइड से निकलेगा और निगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और जैसे ये मूव करना शुरू कर देगा, ये मूव करके अगर इधर रीच करना शुरू करेगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। यहां से जो ब्रेक दिख रहा था, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही अगर सर्किट कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हम कोई वोल्ट मीटर या फिर अमीटर लगा दें तो उसमें रीडिंग मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? क्या मिलेगी? रीडिंग मिलेगी, क्योंकि वो वोल्ट बताएगा ना। सर्किट कंप्लीट हो गई तो ये बैटरी का वोल्ट बता सकता है, एम्पियर बता सकता है। बात समझे? यस सर। ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करके, तो इनको पहले ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। इनको ये नहीं पता था। इनको ये पता था कि कोई चीज मूव कर रही है और सर्किट कंप्लीट हो गई। फिर इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि भाई इसको पता कैसे किया जाए कि ये इधर से मूव कर रहा है या इधर से मूव कर रहा है। मान लो इधर से मूव कर रहा है या इधर से मूव कर रहा है, कैसे पता किया जाए? ये चीज इनके पास आइडिया नहीं था। इन्होंने क्या किया कि जो इधर वाला कैथोड था, कैथोड कैथोड इस कैथोड को परफोरेटेड ले लिया। ठीक है, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब जिसमें छेद हो, मेटल का ही है ये। ट्यूब है तो ट्यूब ऐसे सर्कुलर होगी और सर्कुलर इलेक्ट्रोड होगा। इसमें ऐसे छेद था, यहाँ गोला सा छेद था, यहाँ छेदा था, यहाँ छेदा था, ऐसे यहाँ पे लगा दिया। देखो यहाँ पे छेद दिखा रखा है। तो अब सपोज करो कि इधर से इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो जाके जो मेटल सरफेस होगी, जैसे यहां से चला तो यहाँ आया, टकरा गया। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जो इस होल में आ जाए, तो जैसे ही इस होल में आएगा इस होल को क्रॉस कर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम वोल्टेज बहुत बहुत ज्यादा लगाए। अब इन्होंने कुछ दिमाग लगाया कि अगर यहां से कोई चीज आ रहा है और इस पे आके टकरा जाए, इस पे आके टकरा जाए, तो अब भी हमको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तो ग्लास ट्यूब है। तो इन्होंने क्या किया कि इस ग्लास ट्यूब के इस एंड को फ्लोरिसेंट मटेरियल से कोट कर दिया। क्या किया? फ्लोरिसेंट मटेरियल से कोट कर दिया। ये कोटिंग का मतलब क्या है? आप सपोज करो कि जैसे आप प्लेन ग्लास देखते हो, प्लेन ग्लास देखा, उसमें से आप वन साइड से देखते हो, दूसरे साइड दिखता है। फिर कभी आपने मिरर देखा होगा, मिरर के पीछे साइड हम क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं। फिर हमें अपनी फिगर दिखने लगती है। इन्होंने क्या किया कि जिंक सल्फाइड लिया, ये फ्लोरिसेंट मटेरियल होता है, इसकी कोटिंग कर दी। इससे कोटिंग का क्या फायदा है कि अगर इस पे आके कोई चीज टकराएगा ना, तो ये चमक पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? चमक। अगर यहाँ पे चमकेगा कोई चीज तो आपको नेकेड आई से भी दिख जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो इन्होंने अपना जो दिमाग लगाया वो ये लगाया कि इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि यहाँ पे फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा दिया जाए, और जैसे ही ये चमकेगा तो हमें ये चीज तो पता चल जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं। बताओ, कैथोड से निकल रहे हैं और कहां जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो इसको इन्होंने बेसिकली जहां से निकले हैं इसी के बेसिस पे, ठीक है, इसी के बेसिस पे इन्होंने पहले कैथोड कह दिया कि जी ये कैथोड रेज हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन कहें, प्रोटॉन कहें या न्यूट्रॉन कहें। तो नाम बाद में आए। तो पहले इन्होंने इस रेज को, जो यहां से निकल रही थी, इलेक्ट्रॉनों की रेज निकल रही थी जो जाके टकरा रही थी, इसको क्या कह दिया? सर मेरे को एक डाउट है। कैथोड रेज। हाँ बोलो। सर जो एटम होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकल जाता है? ऐसा है ना बालक कि एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है? यस सर। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अभी जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना न्यूक्लियस, देखो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। यस सर। चक्कर कैसे लगा रहा होता है? जैसे हमारा सन है, ऑर्बिट में। ऑर्बिट में हमारा जैसे सन है, यहाँ पे सन होता है। देखो यस सर। जो हमारी गैलेक्सी है यहाँ पे सन है,
और यहाँ पे अर्थ, उसके बाद मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, जितने भी हैं सारे हैं, ठीक है। अब इनके बीच एक अट्रैक्शन पाया जाता है। इस अट्रैक्शन को आप ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जानते हो। ग्रेविटेशनल, न्यूटन ने इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला भी दिए थे, F(g)m1m2/r²। याद आ रहा है? यस सर। तो ये जितने फोर्स से बाइंड है ना सन से, अगर इतनी ही एनर्जी हम इसको दे दें, तो जो हमारी अर्थ है, जो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो सन के चारों तरफ चक्कर ही ना लगाए। बात समझे? इसका दूसरा Yes, उदाहरण sir. भी समझ सकते हो कि सपोज करो कि ये हमारी सर्कुलर अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो थोड़ी डिस्टेंस पे जाता है और फिर वो वापस गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ खींच रही होती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन है। अब हम क्या करते हैं कि अगर मान लो हमें कोई रॉकेट भेजना है, तो हम उसमें इतना फ्यूल डाल देते हैं कि वो उसको इतनी दूर ले जाता है, या इतनी दूर जहां पे ग्रेविटी असर ही ना करे। तभी तो हम कहते हैं कि हमने अपना रॉकेट भेजा और वो मून पे चला गया। ठीक है। इसी तरह जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये एटम में एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, अभी आगे पढ़ोगे, न्यूक्लियस से बाइंड होता है। कितनी एनर्जी से? जितनी Yes, एनर्जी से sir. बाइंड होगा, उसी को हम हाई वोल्टेज लगा के उतनी एनर्जी दे देते हैं, तो वो बाहर निकल जाता है। क्लियर? यस सर। तो अब देखो, यहां से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि अब उन्होंने क्या देखा। उन्होंने ये देखा कि कोई रेज है जो कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है। इसको क्या कहा उन्होंने कि कैथोड पे निगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई पॉजिटिव की तरफ अगर जा रहा है, तो इसका मतलब उस रेज पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने वहां से दिए। उन्होंने ये कहा, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड एनोड। क्या कहा? किधर मूव कर रही है? एनोड की तरफ। सेकेंड, उन्होंने क्या कहा कि द रेज देमसेल्व आर नॉट विजिबल, नहीं दिखती। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? फ्लोरेसेंट या फास्फोरेसेंट मटेरियल लगा देंगे। ठीक है। और जैसे ही उस पर जाके हिट करेगी तो ग्लो करेगी। ग्लो का मतलब चमक। और जैसे ही हिट करेगी तो चमक उत्पन्न होगी, तो हम उसे पहचान लेंगे कि यहाँ पे जाकर कुछ टकरा रहा है। सेम बेसिस पे जो टेलीविजन पिक्चर है ना, टेलीविजन का जो पिक्चर, जो भी मैं आपको समझा रहा था, इसी फंक्शन पे काम करता है। ठीक है। क्योंकि आगे जो आप देखते हो वहां पे एक स्क्रीन लगी होती है, और पीछे से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आके उस कोटेड फिल्म पे टकराते हैं और एक कलर की, एक डिफरेंट कलर की चमक पैदा करते हैं, जिससे हम सारा कुछ देखते हैं आगे। ठीक है। सर पर अलग अलग कलर्स होते हैं बड़े सारे, तो वो हाँ, कैसे वो होता कलर है? सारे क्रिएट किए जा सकते हैं। जितनी एनर्जी से टकराएगा, जितने इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, वो डिफरेंट कलर होता जाएगा। सर तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे अलग हाँ कलर को करने के लिए। हाँ, अलग अलग वहां से वो सिग्नल दिया जाता है। पीछे से ऐसी सिग्नल भेजी जाती है अच्छा। कि वो टेलीविजन के पिक्चर में, इसीलिए तो उसमें सर्किट लगती है। ठीक है। ये कैथोड रेज ट्यूब यस सर। एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, पूरा का पूरा। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इन्होंने कहा कि अगर हम कोई फील्ड नहीं लगाते हैं, अभी हम लगा के भी देखेंगे क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन में जाता है। यहां से कैथोड से निकला और एनोड पे जाके टकरा गया। बात समझ में आई? नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। तो सपोज करो कि अगर हम फील्ड लगा दें, अब कैसे फील्ड लगाते हैं इसको भी समझ लो, फिगर में मैं समझा देता हूं। यहाँ पे हम एक और प्लेट लगा दें, और यहाँ पे प्लेट, इस प्लेट को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, इसको पॉजिटिव। अब बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा। यहां से थोड़ा सा खींचेगा, थोड़ा सा खींच के ऐसे जाके टकराएगा। ये जो सीधा जा रहा था, सीधा जाके टकरा रहा था, ऐसे नहीं टकराएगा। तो अगर सोचो कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ेगा। इसका मतलब यहां से प्रूव हो जाएगा जी कि अगर उल्टा होता तो जो नीचे को कैथोड जाता। रेज है, उस कैथोड रेज पे कैसा चार्ज है?
निगेटिव चार्ज है। क्लियर? यस सर। देखो, जब तक आप प्रूफ के साथ नहीं बात करते हो साइंस में, तब तक आपकी बात नहीं मानी जाती। यही रीजन है कि मैं कह रहा था कि 100 ईयर्स तक, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स तक ये थियरी कंट्राडिक्ट नहीं हुई। जब सारे साइंटिस्टों ने डिस्कवर कर लिया, एक वैलिड रीजन पे आ गए, तब जाके इस डाल्टन एटॉमिक थियरी को कंट्राडिक्ट किया गया। तो ये चीज हमने पढ़ लिया कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखे, तो इसका बिहेवियर वैसा ही लग रहा था जैसा निगेटिव पार्टिकल का हो, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जैसा बिहेवियर होना चाहिए वैसे ही। मतलब ये किधर मुड़ रही थी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यहां से ये, इसको इन्होंने नाम दिया कि इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द गैस टेकन। जो कैथोड रेज ट्यूब में जो गैस लिए हैं, अभी हमने आपको बताया कि अभी तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो सोडियम ले लो, आप चाहो तो हीलियम ले लो, आप चाहो तो हाइड्रोजन ले लो। क्यों? क्योंकि सबसे जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है, सोडियम से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ठीक है, एच से निकलेगा H प्लस प्लस का एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन सबका सेम होता है, तो ये गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। और जैसे ही डिपेंड नहीं करता है, तब हम कह देते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या कह देते हैं इसे? फंडामेंटल पार्टिकल। जब कोई चीज किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, तो हम कह देते हैं कि ये फंडामेंटल है। क्लियर? यस सर। फंडामेंटल का मतलब अब समझ में आ गया? यस सर। मतलब ये सब में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब, तो हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन निकला, दे कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम। जितने भी एटम है सबका ये फंडामेंटल पार्टिकल है या फिर बेसिक पार्टिकल है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और वो कैसा कैसा है? निगेटिव चार्ज का। ये बता दिया उन्होंने कि चार्ज है, क्यों? क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ये भी बता दिया निगेटिव चार्ज है। तो लोगों का क्वेश्चन बन गया कि भाई इसका चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, इसका मास कितना है, ये भी सब बताओ। क्लियर? तो अब यहां से ये बेसिक क्वेश्चन हो गया कि चार्ज कितना है, चार्ज को बताइए, प्लस मास को भी बताइए। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना है, कैसे डिटरमिन करेंगे? तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है 1897। अब मैं देखो 1900 की बात कर रहा था ना, 1908 टू 1913 तक ये सारी डिस्कवरीज, मैं इस ईरा की बात कर रहा था। धीरे धीरे हम कहां पे आ गए हैं? 1808 से चलते चलते अब आप पहुंचे हैं 1897। मतलब 1900 पहुंचने में कितने ईयर बाकी हैं? 3। ठीक है, देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन measure the ratio of electrical charge E to the mass of electron by using cathode ray tube and applying electric and magnetic field. क्लियर? अब इन्होंने क्या किया, फिगर से देखेंगे ज्यादा अच्छा, फिगर 2.2, फिर हम वहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। देखो, अब यहां से देखो कि यही तो आपका सीआरटी मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब भी होता है, कुछ इसी तरीके का बना होता है ना। देखो सर ऐसा ही होता है। एकदम वो ऐसा ही होता है। होता क्या है उसमें भी इसी तरीके से, यहीं पे हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज लगा देते हैं, और यहाँ पे जो आपको कंटिन्यूअस स्क्रीन दिखती है वो भी फ्लोरिसेंट होती है। ठीक है, वो भी फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है।
यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, जगह जगह पे जितने एरिया पे टकराते हैं उतने एरिया पे इमेज बनती है। ठीक है, जिस तरीके से टकराने का पैटर्न होगा उस तरीके से इमेज बनती है, मूव करती रहती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हाँ बोलो। सर एलईडी और इसमें कोई नुकसान होता है क्या इसमें? थोड़ा तेज बोलो, आवाज कम आ रही है। सर एलईडी में कोई फायदा होता है क्या इससे ज्यादा? एलईडी जो है ना वो नई टेक्नोलॉजी है, उसमें जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन बहुत छोटे 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 इतने सारे एलईडीज का बना होता है। ठीक है, और आपको पता है कि एलईडीज को हम डिफरेंट वोल्टेज पे डिफरेंट कलर में ग्लो करा सकते हैं। तो आप सपोज करो कि इतने दूर में हमें लाल दिखाना है तो इतनी एलईडीज को उतना वोल्टेज दे देंगे तो उतना एलईडीज लाल दिखेंगे, इतना हरा दिखेंगे, जितना चाहेंगे। उसी बेसिस पे आपके एलसीडी स्क्रीन और एलईडी स्क्रीन चलती है। सर एलसीडी स्क्रीन और एलईडी स्क्रीन में क्या डिफरेंस होता है? क्या क्या? एलसीडी और एलईडी स्क्रीन में क्या डिफरेंस होता है सर? हाँ ये पूछ सकते हो तो बता देता हूँ। एलसीडी होती है, ये होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी होती है लाइट इमिटिंग डायोड, इसकी स्क्रीन बनी होती है। तो ये जो मैं अभी बताया आपको ये एलईडी था। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बता दूं, ये समझ में आ गई? सर ये तो समझ आ गया। एलसीडी में जो पूरी स्क्रीन होती है ना, ये पूरी स्क्रीन, इसमें लिक्विड क्रिस्टल फिल किया गया होता है, ये क्रिस्टल। और इस क्रिस्टल को जैसे जैसे आप वोल्टेज देते हो ना, इसके डिफरेंट कलर्स में चेंज होता है, डिफरेंट कलर में चेंज होता है। तो इसके बेसिस पे ये काम करता है। ठीक है, सर जो एलईडी स्क्रीन होती है वो एलसीडी स्क्रीन से ज्यादा फायदेमंद होती है क्या? हाँ ये ज्यादा फायदेमंद इसलिए होती है कि सपोज करो इसका कुछ सेक्शन खराब हुआ, यहां से मान लो ये टूट गई तो इधर वाली चल सकती है। लेकिन अगर एलसीडी में इतना ये ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया तो ये पूरा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल है, यहां से यहां तक जा ही नहीं पाएगा, फिर मूव नहीं करेगा। ठीक है। यस सर। हम्म। सर और भी कोई फायदा सर? और फ्लोरोसेंट और इनमें क्या फायदा होता है फ्लोरोसेंट से ज्यादा? क्या? सर फ्लोरोसेंट स्क्रीन से इनमें क्या ज्यादा फायदा होता है? नहीं, अब तो ये इसका तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन वाला तो प्रचलन ही चला गया ना। अब इसको कौन देखता है? अब तो एलईडी एलसीडी नो सर वो बेसिकली बात तो सही है। वो नई वो तो टेक्नोलॉजी और चला गया। कॉम्पैक्ट है, तो लोगों के पास जगह कम बच रही है ना, तो कॉम्पैक्टनेस पे ज्यादा ये फोकस सर है। वो तो समझ गया मैं, बट सर वैसे कोई फायदा होता है जैसे सर मान लो? तो कैथोड रेज ट्यूब भी देखो, यहां तक तो कैथोड रेज ट्यूब में आप देखे थे कि इसको यहां तक सर्कुलर कर दिया गया, ये ऐसे था। अब क्या करते हैं कि इस ट्यूब को थोड़ा एक्सटेंड कर एक देते हैं। और चीज बस पूछनी है मुझे। इसको जितना ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे, उस उसमें भी जैसे एक इलेक्ट्रोड लगाया, सॉरी एक कैथोड लगाया था, इधर कैथोड हो गया, एक यूनिट एनोड लगा दिया, और उस एनोड में एक होल कर दिया, ये परफोरेशन है, ये होल है। क्लियर? तो अब इस एनोड और कैथोड को बैटरी से जोड़ दिए, और ये बैटरी है आपकी अगेन हाई वोल्ट की। ठीक है, अब बताओ कि सेम यहां से फिर जो गैसेस होंगी आयोनाइज होंगी और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, करेगा, स्टार्ट करेगा। जैसे ये मूविंग स्टार्ट करेगा, तो यहां पे हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो प्लेट लगा दी, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, और इन दोनों प्लेट पे चार्ज क्रिएट कर दिए, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद एक मैग्नेट लगा दिया, ये कुछ सी जैसा, ये देखो सी जैसा, जैसा सी लेटर होता है उस तरीके का मैग्नेट है। इस मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब इस प्लेट को थोड़ा ऊपर नीचे घिसकाने का भी व्यवस्था कर दी कि भाई थोड़ा ऊपर घिसकाओ, थोड़ा नीचे घिसकाओ। इस नॉर्थ एंड साउथ को भी थोड़ा आगे पीछे घिसकाने की एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे देखो दोनों साइड से अगर हमने मैग्नेट लगा रखा है, नॉर्थ है साउथ है, तो हम थोड़ा आगे पीछे ऐसे एडजस्टेबल बना दिया। ऐसे इलेक्ट्रिक प्लेट को भी थोड़ा एडजस्टेबल बना दिया। और जब ये एडजस्टेबल है तो होगा क्या कि हम इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर खींचे। ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये इधर खींचेगा, तो जहां कहां टकराएगा? ए पॉइंट पे। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें और इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा दूर कर दें, इस प्लेट को भी यहां लगा दें, थोड़ा दूर कर दें और मैग्नेटिक फील्ड पास कर दें,
तो ये कहां पे आके टकराएगा, इस सी वाले पॉइंट पे। ठीक है। सेकंड, हम इन दोनों, इस प्लेट को भी और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट करें कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि ये इधर खींच रहा है तो दूसरा इधर खींच रहा है। तो अगर इधर वाले को कमजोर कर दें तो इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएगा, इधर वाले को मजबूत कर दें, इधर को कमजोर कर दें, इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएगा। अब दोनों को अगर बैलेंस कर दें तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा और कहां टकराएगा, बी वाले पार्ट पे। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से चार्ज टू मास Q/m रेशियो इन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है। अब देखते हैं इनके जो 3 पॉइंट्स निकले, वो 3-4 पॉइंट्स क्या है। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल greater the magnitude of charge on particle, greater is the interaction with electric or magnetic field and greater will be deflection. इन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा चार्ज है तो इस प्लेट पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप क्लास 12th में जब जाओगे तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगे। कूलम्ब्स लॉ F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के रूप में पढ़ते हो, F प्रोपोर्शनल टू लिख लो। मतलब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्ट चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्होंने कहा कि इस चार्ज के और इस प्लेट पे कितना चार्ज हमने रखा है, इसके बेसिस पे हम बता देंगे कि अगर चार्ज ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। पहला पॉइंट। नेक्स्ट, दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर लाइटर है, मास ऑफ पार्टिकल इज लाइटर, मास ऑफ पार्टिकल इज लाइटर, पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। अगर सपोज करो आप यहीं खड़े हो और आपकी शरीर का वजन कम है और हम इधर से आपको धक्का मारें तो हम आपको बहुत दूर तक धक्का मार के गिरा सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर का वजन ही बहुत ज्यादा हो, आप 50 kg के बजाय 500 kg के हो, तो हम इधर से धक्का मारेंगे तो आप आपको धक्का मार पाएंगे, यहां तक गिरा पाएंगे? नहीं गिरा पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर लाइटर पार्टिकल है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, point number 3, the strength of electric or magnetic field, the deflection of electron from its original path increases with increase in the voltage across the electrode. ठीक है। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रोड लगाए थे हम, इलेक्ट्रोड कौन से थे, एनोड और कैथोड, उसके अलग अगर वोल्टेज भी बढ़ा दें, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? जब वोल्टेज आप ज्यादा लगा दोगे तो यहां से जो पार्टिकल निकल के इधर जा रहा था वो बहुत तेजी से जाएगा, एसीलरेट हो जाएगा। क्या होगा? एसीलरेट हो जाएगा, तेजी से एसीलरेट होगा। और अगर आप बहुत तेज जा रहे हो, सपोज करो आप बाइक चला रहे हो, बहुत तेज स्पीड से चला रहे हो, आपको थोड़ा सा ठोकर लगे तो आप बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट होकर जाके दूर गिरते हो। अगर आप स्लो हो, थोड़ा सा ठोकर लगे तो यहीं जाके गिर के रह जाओगे। बात समझ में आई? तो अगर आपकी स्पीड भी बहुत तेज है तो डिफ्लेक्शन भी तेज होगा। इन सारे पॉइंट्स को एनालिसिस करने के बाद, और जो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इसको रिलेट करने के बाद जो थॉमसन थे, थॉमसन वर एबल टू कैलकुलेट या डिटरमिन द वैल्यू ऑफ E/m। मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है E और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इन दोनों को उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, इस रेशियो को बेसिकली कैलकुलेट कर लिया। एंड दिस रेशियो इज 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी। क्लियर? ये रेशियो क्या मिला? यस सर। तो यहां से अब देखो, आप हमें बताओ सर ये वैल्यू याद करनी है क्या? सर ये वैल्यू याद करनी है। हाँ, ये याद कर लेना। ठीक है। वैसे ये बहुत ज्यादा काम की नहीं है। काम का क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना ये और इलेक्ट्रॉन का मास कितना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। सर एक बार बता दो ये भी। तो E/m का जो रेशियो है 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी है। क्लियर? यस सर। क्या बताने कपिल जी? सर इलेक्ट्रॉन का मास और वो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास अभी आगे हम पढ़ाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है
ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। क्या आगे हम पढ़ाएंगे बच्चे, अभी परेशान ना हो, ठीक है। और ठीक है इलेक्ट्रॉन सर। पे जो चार्ज है ये भी पढ़ाएंगे। ई की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो इसको इससे डिवाइड करके देखोगे तो ऑलरेडी आप कह सकते हो कि 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 27, 27 से 27 कट कर जाएगा, कितना आएगा बोलो? 1/27 हटा दो, 27 में से 19 कितना आ जाएगा बताओ? सर 8। तो ये आ जाएगा 10 की पावर प्लस का 8 नीचे, जब इसको ऊपर ले जाओगे, सॉरी माइनस का, जब इसे ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। और जो ये वैल्यूज थी 1.6, 9.1, जब इसको डिवाइड करते हो तो ये पूरा ओवरऑल रेशियो आता है ये, ठीक है। साइंटिफिक फिगर में जब लिखोगे तो ये आ जाएगा। नहीं होता ठीक है, सर मास 9.18 into 10⁻⁻27 नहीं होता? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मास होगा, ये केजी लिख दिया ना मैंने, इसे ग्राम कर लो, ये ग्राम में होगा, ठीक है। केजी में हो जाएगा 31। 31 yes हाँ, sir. 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। अब 31 को सॉल्व Yes, करोगे sir. तो ये आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 31, डिवाइड करो कितना आ रहा है? 19, 31, 10 टू द पावर प्लस का 12 आ जाएगा ना, तो आ जाएगा यहाँ से, फिर सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर 11 आ जाएगा। सर हाँ बोलो। सर 9.18 नहीं होता मास? अरे भाई उस उतनी वैल्यू को नहीं केमिस्ट्री में लेके चलेंगे, ये मैथ नहीं है, इतना याद करते करते परेशान हो जाओगे, कितना याद करोगे? सर 9.2 नहीं हो जाएगा उस राउंड ऑफ करके? नहीं परेशान नहीं हो, ठीक है, इसे इसको लेके परेशान मत हो, आगे ही आएगा, ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, आप याद कर लेना, अभी बहुत याद करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो अगेन आर.ए. मिलिकन 18, ये इनका पूरा ड्यूरेशन दे रखा है 1953 तक ये जिंदा रहे, ठीक है। डिवाइस्ड ए मेथड, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका एक्सपेरिमेंट का टाइम देखो 1906 से 1940, मतलब अब आ गए ना 1930-40 के आसपास, ठीक है। टू डिटरमिन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे ज्यादा फेमस है, ये एक्सपेरिमेंट है आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो ये याद रखना, ये एक जीके का भी क्वेश्चन है, आर.ए. मिलिकन ने परफॉर्म किया था। ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये माइनस दर्शाता है कि निगेटिव चार्ज है, क्लियर। तो अब ये चीज पता चल गई, तो अब इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो था ये, और हमको पता चल गया ई की वैल्यू, ये अगर पता चल गई तो हम इसका मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ई डिवाइडेड बाई ई बाई एम, तो यहां से क्या आ जाएगा? केवल एम ई की वैल्यू आ जाएगी। इन्होंने क्या किया, चार्ज को और मास बाई चार्ज रेशियो को डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का मास आ गया 9.1, ठीक है। अब देखो कहां पे आ रहा है, यहाँ पे 9.2 कहां पे आ रहा है, राउंड ऑफ करने पे आएगा ही नहीं, तो हम कह रहे हैं ना जो हम पढ़ा रहे हैं गलत थोड़ी नहीं है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, वहां पे ग्राम हो गया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर लेंगे। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ग्राम या फिर 31 kg, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं तो वो आपको लग रहा था वो गलत था, ठीक है, आप करेक्ट कर लो इसे, क्लियर। यस सर मैं कर लूंगा। हाँ, तो यहां से अब आपको मास निकल गया और चार्ज भी निकल गया, तो दोनों चीज को जो साइंटिस्ट थे जो उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उन्होंने दोनों चीज को बता दिया कि भाई इसका मास भी इतना है, मास भी निकाल दिया इलेक्ट्रॉन का और चार्ज भी निकाल के बता दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये वैल्यू याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो और ये वाली याद कर लो। ओके सर। नेक्स्ट है, अब देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, मास कितना है, ठीक है, सब कुछ बता दिया। अब थोड़ा सा जैसा कि मैं पिछली भी क्लास में पढ़ाया था आपको
तो जब पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था तो हमने कहा था कि ये जो बॉक्सेस में दिया है, जैसे यहाँ पे मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं इससे क्या है कि आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किल बढ़ जाती है, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे ही ये पढ़ा के आगे बढ़ता हूँ डिस्कस करूंगा। सर वो वाईफाई बंद हो गया था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट